गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे इज 7th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक और आज हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर को एंड करेंगे हम लोग आज। टुडेज डेट इज 25th ऑफ मई। सबसे पहले हम लोग P03.3 का डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने सॉल्व भी किया, काफी लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है उसको। मैंने चेक नहीं किया होमवर्क अभी तक, लेकिन हाँ काफी लोग के लिस्ट मेरे पास है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। शुरू करते हैं पहले इन क्लास एक्सरसाइज से। आप बड़ा सिंपल सा तरीका रहेगा, हमें हर बार की तरह आपको डाउट होगा, आप जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, दैट विल बी सिंपल प्रोसेस वी फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट है क्या? साहिल ने हैंड रेज किया। साहिल, क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है क्या साहिल? साहिल, यू हैव रेज योर हैंड, से ऑन चैट। ठीक है, सीरीज में सीधा सीधा सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, why is series arrangement not used for domestic circuit? Clear है सबको? Question number 2. None of you having any doubt in question number 2. Question number 3. Question number 3. Question 3, anyone having doubt? सीधा सीधा parallel combination है. Just raise your hands if in case of any doubt. Question number 4. Question number 4. Question number 5. Sahil, is it doubt in question number 5? सिर्फ साहिल को ही डाउट है और सबका क्लियर हो गया है? अदिति क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 5? नो डाउट, ठीक है। देखते हैं, 5th में डाउट है साहिल, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्लास में कराया था ये क्वेश्चन को, कभी भी समझ में नहीं आया इस तरह क्वेश्चन में पी और क्यू के बीच निकालना है, तो आप कुछ ना करें, एक बैटरी ड्रॉ कर लें। पी और क्यू के बीच एक बैटरी ड्रॉ कर लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने बैटरी ड्रॉ कर लिया, तो बैटरी से कोई ना कोई करंट जाएगा, आई पी पॉइंट पे पहुंचेगा और पी से करंट सर्किट में एंटर करेगा। तो करंट के पास कितने रास्ते होंगे? एक रास्ता होगा इधर I1, इधर होगा I2 और तीसरा होगा I3। करंट के पास कुल 3 रास्ते होंगे। जो I1 इधर जाएगा, ए होते हुए I1 इधर भी जाएगा, I2 यही I2 इधर भी जाएगा और I3 यही इधर भी जाएगा। इससे कुछ बातें अपने को क्लियर हो जाती हैं। क्या क्लियर होता है? ये 7 और 3 ओम के क्रॉस करंट बिल्कुल सेम है, तो क्या इसको सीरीज कह सकते हैं क्या? ये 6 और 4 के क्रॉस भी करंट बिल्कुल सेम है। अगर करंट सेम होता है तो क्या उसको सीरीज अरेंजमेंट कह सकते हैं क्या? तो क्या इसको कह सकते हैं क्या 7 और 3 सीरीज में 10 हो जाएगा? क्या कह सकते हैं क्या? ये मान लीजिए P है, ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 10 ओम। अब P और Q के बीच एक कितना है मेरे पास? 1 ओम। और एक और 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 ओम। क्या ये क्लियर कट पैरेलल नहीं दिख रहा है क्या तीनों? क्या ये तीनों अब पैरेलल दिख रहा है क्या क्लियरली? 10 10 1। क्या हम लोग 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1 प्लस 1/10 कह सकते हैं क्या? अगर गौर से देखें तो ये कितना हो जा रहा है? ये एलसीएम कितना हो रहा है? 10, 1 प्लस 10 प्लस 1, 12/10 यानी 6/5। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5/6 ओम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? साहिल क्लियर है क्या? आप ही का डाउट था। क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 6, साहिल रेसिप्रोकल क्योंकि तो बेसिक सी बात है, ये हमने क्या निकाला? 1/R इक्विवेलेंट निकाला है क्या? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 6/5 निकाला है, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या रेसिप्रोकल नहीं करेंगे? साहिल
क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 6, मैं पार्टिसिपेंट वो आप हैंड रेस करना चाहते हो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 किसी को डाउट नहीं है? क्लास में लास्ट क्लास में बताया था इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ कौन सा क्वेश्चन है अखिलेश? 6 में या 7 में? अखिलेश क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यू वांट टू आस्क रीजन? 6 में बताया था ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रीजन क्या होगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। श्रेया मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे कनेक्ट करते हैं? पहला पार्ट पैरेलल, लास्ट क्लास का नोट्स का लास्ट पार्ट देखिए। रीजन क्या है? बिकॉज रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मृत्युंजय आईसीई की बात कर रहे हैं, होमवर्क में नहीं। शिखर बिल्कुल सही है, हम पैरेलल लगाते हैं, दो पॉइंट के बीच में लगाते हैं जिसके क्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। ठीक है मृत्युंजय, देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 आईसी का सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है क्या किसी को? एनीवन डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ओनली 1% है डाउट। शिखर देखते हैं, यश ने हैंड रेस किया, शिखर और यश ने। मैं कह रहा हूं शिखर की वोल्टेज कितना है अपने पास? 220 वोल्ट। करंट कितना है अपने पास? 5 एम्पियर। अच्छा मान लीजिए कि आपने कुछ n नंबर में ये रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में, n नंबर्स में, कितने ओम का? 176 ओम का। तो अगर इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या ये 176 बाई n नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे यश और शिखर तो क्या ये 176 बाई n नहीं हो जाएगा क्या? तो आपको V पता है, आपको टोटल करंट पता है और आपको R इक्विवेलेंट पता है, तो क्या I इक्वल्स टू नहीं लिख सकते हैं V बाई R इक्विवेलेंट? I कितना है? 5 है, वोल्टेज कितना है? 220 है, और कितना हो जाएगा? 176 बाई n। सॉल्व कर लेते हैं, 44 4 जा, 44 5 जा, 5 और 5 चला गया, n इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्रेया 7 बता दूं? पहले श्रेया 8 देख लेते हैं, 7 बताते हैं। क्या सबको 8 क्लियर है क्या? n का नंबर कितना होगा? 4, और 176 ओम के 4 पैरेलल लगाएंगे तो ही 44 ओम होगा। क्योंकि देखो आपको V और I अगर दिया हुआ है तो आप R इक्विवेलेंट तो सर्किट का निकाल ही सकते हो। अगर V और I दिया हुआ है तो आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए ना सीधा सीधा। R इक्विवेलेंट कितना होता है? V बाई I कितना हो गया? 220 बाई 5 कितना हो गया? 44 ओम हो गया। अब 176 ओम के कितने पैरेलल लगाएंगे 44 होगा? तो 4 लगाना पड़ेगा। शिखर याद करो, अगर इक्विवेलेंट, अगर पैरेलल में हम रेजिस्टेंस लगाते थे सिमिलर रेजिस्टेंस को तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता था? R अपॉन n। अगर विश्वास नहीं है तो देख लें, मान लीजिए 176 का n रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखिएगा? 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176, कितने ऐसे होंगे? n रेजिस्टेंस है तो n टाइम्स होगा, तो क्या आ जाएगा? क्या 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n बाई 176? तो क्या आप कह सकते हैं क्या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 176 बाई n? क्लियर है क्या शिखर? शिखर क्लियर है क्या? लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट था किसी को? 7 में बताऊंगा नहीं क्योंकि 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए श्रेया, ये 2 और 2 पैरेलल में, क्लियर कट दिख रहा है, ये 2 और 2 पैरेलल में है,
तो क्या 2 और 2 का 4 नहीं कह सकते हैं सीधा सीधा? क्या फिर 3 ओम नहीं कह सकते हैं क्या? 3 ओम पहले से ही था। और ये सॉरी 2 और 2 का 1 ओम हो जाएगा ना पैरेलल में। 2 और 2 ओम का 1 हो जाएगा ना। 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1 ओम। और ये 1 और ये 2 और 2 का कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो टोटल कितना हो गया? सब सीरीज में हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्रेया क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। 9 में अंकित, अमन, शिखर, काफी लोगों ने 9th में हैंड रेज किया है। 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को सोचना था आपने को। सेकंड पार्ट में डाउट है, फर्स्ट पार्ट के बिना सेकंड पार्ट पे नहीं जा पाएंगे हम लोग, मुझे फर्स्ट भी बताना ही पड़ेगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th में देखें तो करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट हैविंग एन इलेक्ट्रिक लैंप विद कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 5, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो क्या है, हमने क्या किया, एक लैंप ले लिया है, ठीक है, और लैंप के साथ एक कंडक्टर कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, ठीक, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कितना, 10 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। और देख रहे हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। क्लियर है। और ये भी दिया हुआ है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। इज इट क्लियर क्या? और आपको लैंप का रेजिस्टेंस निकालना है। क्या सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या, इतना फिगर? तो अगर मैं सीधा सीधा फिगर देख के बोलूं, अगर मैं फिगर देख के बोलूं तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं आई का फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू क्या होता था, बी बाई आर इक्वेलेंट। आई इक्वल्स टू होता था वी अपॉन आर इक्वेलेंट। शिखर आपने हैंड रेज दोबारा किया है, कोई डाउट है क्या इसमें? तो अगर आर इक्वेलेंट की बात करें तो क्या वी बाई आई नहीं कह सकते? अमन, अगेन यू हैव रेज्ड योर हैंड, क्या नहीं? आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो कितना हो गया, 10 ओम हो गया। क्या आप बताओ, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगा? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगा? क्या आप बताओ? मैं फिगर देख के बोल रहा हूं, तो वी और आई दिया हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट 10 ओम होना चाहिए। तो टोटल इक्विवेलेंट अगर 10 ओम आ गया तो आर इक्विवेलेंट आपको भी पता है कि कितना होगा। R equivalent will be equals to 5 plus R। R किसका, लैंप का, और हम जानते हैं इस इक्वल टू व्हाट, 10। तो क्या क्लियर नहीं होगा क्या कि R की वैल्यू कितनी होगी, 5 ओम? बोलिए, क्या लैंप का रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाएगा क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लैंप का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब पूरा क्लियर है? अगला पार्ट, नाउ इफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमने पैरेलल लगा दिया, मान लीजिए कि मेरे पास ये लैंप है और मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है, कितना है, 10 ओम, ठीक, 5 ओम और 5 ओम। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, ठीक है। 5 ओम के थ्रू करंट कितना, करंट में कितना चेंज होगा? तो पहले कितना था, पहले फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर। अब देखते हैं, अगर गौर से देखो तो आर इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, ये भी 10 ओम है, ये दोनों भी 10 ओम है, और 10 ओम पैरेलल में लगेगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या 5 ओम हो जाएगा क्या? तो क्या करंट थ्रू द बैटरी बात करें अगर, तो ये 10 वोल्ट है, तो क्या V बाई आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? तो क्या 2 एम्पियर करंट निकलेगा क्या? तो करंट टोटल 2 एम्पियर निकलेगा, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड होगा तो 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर उधर जाएगा, क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस है। तो क्या करंट चेंज हुआ क्या, आप बताओ? बिल्कुल सही है यश, यश ये लॉजिक भी सही है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो, पहले भी वही था 10 वोल्ट ही था, अभी भी 10 वोल्ट है, तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से भी देखा तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा। बोलिए क्लियर है क्या?
इज इट क्लियर? करंट में कोई चेंज होगा क्या? अमन ने हैंड रेस किया, अमन पूछिए, गो अहेड। अमन सेकंड नंबर ही बता रहा हूं, अमन सेकंड नंबर ही बता रहा हूं कि जब पैरेलल में 10 ओम लगाएंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इज दिस क्लियर क्या? जब करंट में कोई चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे चेंज हो जाएगा? क्या सबको ये क्लियर है? मैंने बोला कि अगर आप 10 ओम पैरेलल में लगा भी दो, लेकिन अभी भी तो 10 वोल्ट के क्रॉस ही लगा है, 10 वोल्ट के क्रॉस लगा है। शिखर, मैं बोल रहा हूं कि ये 10 वोल्ट इस 10 ओम के दो 5-5 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, इसमें क्या चेंज आया पैरेलल लगने से? कोई चेंज नहीं आया ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी उतना ही है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी अगर उतना ही है तो उतना ही करंट पास करेगा। आर सेम है, वी सेम है, तो आई भी सेम ही रहेगा ना। बोलिए, इज इट क्लियर? चलिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, एनीवन? कोई? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, डाउट है क्या किसी को? देखो, एम मीटर के को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, कुछ नहीं करते हैं, एक वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा देते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस सीरीज अगर लगा देंगे तो ये एम मीटर भी वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर है? तो एम मीटर और वोल्ट मीटर का डिफरेंस क्या है? एम मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्लियर है शिखर? देखो, उससे क्या होगा कि इस पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर सकता है। क्लियर है? दोनों एक ही गैल्वेनोमीटर से ही बने, लास्ट क्लास में बताया था, दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बने हैं। ठीक है? तो बस अगर एम मीटर में रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा? वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर सीरीज के रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा, शिखर, ऑपोजिट करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हमें काफी हद तक कम करना पड़ेगा अगर एम मीटर के तौर पे यूज करना है तो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 वाला बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 शिखर ने हैंड रेस किया। क्वेश्चन नंबर 4 विवेक ने हैंड रेस किया, अमन ने हैंड रेस किया। क्वेश्चन नंबर 4 अभिनव, यश, काफी लोगों ने 4 में हैंड रेस किया। बहुत बहुत देखो, क्लियर कट क्वेश्चन। आपकी दिक्कत क्या हो गई ना, इस वोल्ट मीटर को आपने बहुत सीरियसली ले लिया। इस वोल्ट मीटर को पहले आप भूल जाइए, पहले आप इस वोल्ट मीटर को भूल जाइए। वोल्ट मीटर को जब भूल जाते हो तो आपका सर्किट बहुत बेकार हो जाता है। और कैसा बन जाता है? 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, यही है ना? 4 ओम और 2 ओम। तो क्या आपको क्लियर कट नहीं दिख रहा है कि ऊपर का 3 ओम सीरीज में है और नीचे का 4 और 2 क्या है? सीरीज में है। तो क्या नहीं कह सकते हम लोग 6 ओम नीचे नहीं कह सकते हैं? 6 ओम, क्या 6 और 6 का पैरेलल 3 नहीं हो जाएगा? क्या इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? बोलिए, आर इक्विवेलेंट 3 होगा तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी बाई आर इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वी कितना? 12/3, कितना हो गया? 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर जब आएगा, 4 एम्पियर जब आएगा तो क्या दोनों में हाफ हाफ डिवाइड नहीं हो जाएगा? सेम रेजिस्टेंस है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा क्या? बोलिए, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। हम मानते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का है, इसीलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्ट मीटर को मैं कभी भी मत मानना कि कोई करंट फ्लो करेगा, कि हम आइडियल वो वोल्ट मीटर पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, लेकिन अभी हम सारे वोल्ट मीटर को आइडियल मानेंगे। आइडियल का मतलब क्या होता है? बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इतना हाई कि कोई जीरो करंट उससे पास करेगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन क्लियर है? 5, 6, क्वेश्चन नंबर 6, काफी लोगों ने हैंड रेज किया 6 में, काफी लोगों को तो नहीं, शिखर और मृत्युंजय और यश, शिखर, मृत्युंजय, यश, 3 लोगों का डाउट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। शिखर तुमको 5 में डाउट है? 5 में जब पूछा तो 5 में क्यों नहीं बोला? 5 में किस चीज का डाउट है? पहले 5 बताएं। फर्स्टली लेट मी नो 5। चलिए देखते हैं 5, देखते हैं चलो। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो मेटेलिक वायर्स है ए और बी, ए और बी दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। सेम मटेरियल बनने का मतलब कि उनका रो क्या है? सेम। लेंथ देखें तो ए का लेंथ एल है और बी का लेंथ 2l है। अगर रेडियस देखें तो ए का आर है, दूसरे वाले का 2r है। तो अगर आर लगाए, रेजिस्टेंस लगाए तो कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? रो एल बाई ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, R1। और अगर R2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? रो 2l बाई पाई 4r स्क्वायर, ठीक। 2 और बाई 4 कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो गया? 1/2 रो l बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 इंटू R1, यानी हमारे पास ये क्या आ गया? ये R1 आ गया कुल मिलाकर के, और ये R1/2 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को पैरेलल लगाना चाहते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, R2 कितना है? 2/R1 कितना हो जाएगा? 3/R1। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा? R1/3। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1/3। और अपने को क्या चाहिए? अपने को टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल बाई अपने को क्या चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1। तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 1/3 ओम हो जाएगा क्या? बोलिए, इज दिस क्लियर? शिखर, शिखर क्लियर है क्या? शिखर क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 किसको इसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6, 6 इजी है वैसे, खैर फिर भी ठीक है, डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है मिस्टर, आंसर तो आ गया होगा आपका। मैं 6 पूछ रहा हूँ, डाउट है किसी को क्या? मृत्युंजय डाउट है क्या 6 में? मृत्युंजय आपका ही हैंड रेजर सिर्फ। नॉट सेइंग एनीथिंग, सो एक्सपेक्टिंग कि नहीं डाउट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज के हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं इसको इसको समझाने के लिए कुछ लाइव एग्जांपल्स की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा। कभी ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है क्या कि कभी कभी कोई चीज करंट फ्लो, कंटिन्यूअस करंट फ्लो करने की वजह से कभी कभी हमारा फोन या कभी कंटिन्यूअस यूज करने से हमारा फोन गर्म हो जाता है? एक एक करके हाँ ना करना है, एटलीस्ट सही यस नो। फोन कभी गर्म होते देखा है क्या? चलो, कभी कभी आपने देखा है क्या टीवी के पास या कोई स्टेबलाइजर हो, उसको वो भी क्या हो जाता है? यूज करते करते हीट हो जाता है, हो जाता है क्या? अच्छा, कभी आयरन गर्म होते देखा है क्या? आयरन होता है ना गर्म,
ठीक है, गर्म होता है। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? तो क्या ये सब जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्या? क्या सब लोग मानते हो क्या कि इन सब केसेस में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। पर कैसे? कैसे करंट के फ्लो की वजह से हीट जनरेट हो रहा है? इसी चीज को समझने के लिए हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप इसके अक्रॉस बैटरी लगाते हो, इस कंडक्टर के अक्रॉस जब आप बैटरी लगाते हो तो करंट का फ्लो करना शुरू हो जाता है। करंट का फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो जब करंट फ्लो करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट। और इस दौरान इस हाई स्पीड में मूवमेंट की वजह से कंटिन्यूअस कोलिजन करते हैं। कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? फिक्स्ड चार्जेस जो है हमारे अंदर में कंडक्टर के, उनसे क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं। ठीक है, इस कोलिजन, कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस होता था। ठीक है, लेकिन इस कंटिन्यूअस कोलिजन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, तो कोलिजन की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जब वो कोलिजन करता है। तो कॉन्टिन्यूअस कोलिजन की वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें धीरे धीरे हीट जनरेट करने लगता है। क्या क्लियर है क्या? क्या सबको समझ में आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिंपल कह सकते हैं कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर। मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फिर आपके कोई डाउट्स होंगे तो अब लूंगा। ठीक है, देखते हैं। व्हेन करंट passes through a conductor, when current passes through a conductor, electrons move randomly. Free electrons move randomly with very high kinetic energy. Very high kinetic energy. Very high kinetic energy. ठीक है? As a result, electrons undergo successive collisions. Successive collisions. Some part of kinetic energy is converted into heat. This is called heating effect of electrical. This is called heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट। एक एक करके आपके डाउट्स लूंगा। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखते हैं। आपके पास दो डाउट मेरे पास आए हैं, एक अदिति का और एक शिखर का। अदिति सर, व्हेन काइनेटिक इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज, बिल्कुल सही कह सकते हो। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो उसी का कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। शिखर ने पूछा सर कोलिजन से हीट कैसे जनरेट होगा?
कंडक्टर के बाद एरो लेकर क्या कर, कंडक्टर के बाद एरो लेके क्या लिखे हैं, कंडक्टर के बाद एरो लेके क्या लिखे हैं, कंडक्टर के बाद एरो लेके क्या लिखा हो कुछ, अच्छा फ्री 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 लिखा है शिखर, चलो ठीक है, कंडक्टर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक सवाल पूछा है आपने जो मैं उसका जवाब देता हूं कि कोलिजन में हीट कैसे जनरेट होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी अच्छे से पिटाई पड़ी है घर में, ठीक है, क्या कभी अच्छे से पिटाई पड़ी है घर में, कभी जोर से चाटा लगा है क्या, जोर से, ईमान देखो ईमानदारी से बताओ, मेरे से छुपाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग सुधरे हुए हो, कुछ ना कुछ किए ही होगे, तो फिर गाल थोड़ा सा, समझ गया ना, समझ गया ना, हाँ समझ गया तुम लोग, ये लाइव एग्जांपल है, हाँ। चलो आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से हीटिंग इफेक्ट, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट जस्ट गो अहेड एंड आस्क। जब भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा, जब भी वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस कोलिजन करेगा, कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होने की वजह से वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होने की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा और ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बॉडी हीट अप होगा, ठीक है। साहिल ने हैंड रेज किया है, साहिल गो अहेड, अनम्यूट कर रहा हूं, साहिल पूछिए। सर इससे आग लग सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक हीटर होता ही है ना, जो यस। शमशान घाट होता है वो भी तो यही होता है। कह सकते हैं मिस्टी, उसके बारे में हम अपने अगले स्लाइड में बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बाद हम बात करेंगे कितना प्रोड्यूस होता है। कैसे का जवाब मिल गया, अब कितना का जवाब मिलेगा अपने को। हीटर कैसे काम करता है, देखो अमन, कोई भी हीटिंग डिवाइस कैसे काम करता है समझ लो, उसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस का कॉइल होता है, हाई रेजिस्टेंस बट लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा जो मेल्ट ना कर जाए, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस का कोई भी हम लोग कंडक्टर लेते हैं या कोई भी वायर का लूप लेते हैं और हम लोग उसे हाई करंट पास कराते हैं, जब हाई करंट पास कराते हैं तो वो हीटन अप होता है और वही हीट को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो चाहे घर का प्रेस हो। और अगर हीट को फील करना है अगर, तो अभी जाए घर में, लगाएं आप, स्विच ऑन करें, आयरन जलाएं या प्रेस जलाएं और एक बार हाथ पे रख के देखें, तो अब आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फील होगा। एक सवाल साहिल ने पूछा, रिया ने पूछा, बल्ब सर, बल्ब भी परफेक्ट एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव के बाद क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली with very high kinetic energies। ये नहीं, ऐसा कुछ इसमें थोड़े ड्रॉ किया हाई हाई और लो का, सिंपल कंडक्टर बनाया। अब मैंने पूछा सर पेंसिल का लेड भी हाई रेजिस्टेंस चाहिए क्या, पेंसिल का लेड नहीं, साहिल ने पूछा है सर हम ज्यादा यूज करेंगे तो आग लग सकती है, किसको, देखो हाई आर मान के चले, क्यों मान के चले, ठीक है। मैंने एक सिंपल कंडक्टर बनाया है, इसका रेजिस्टेंस के बारे में हमको नहीं पता क्या है। बल्ब कैसे वर्क करता है, बल्ब में भी एक फिलामेंट होता है, बल्ब में भी एक फिलामेंट होता है जो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जिसकी भी कम होती है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है जिसका, जब हम करंट पास कराते हैं तो वो क्या करता है, वो हीट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको अभी यहाँ में पढ़ने की जरूरत नहीं है बल्ब के बारे में, ठीक है। साहिल हीट जब कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो हीट लूज भी तो होता है सराउंडिंग में, थोड़े ना वो आग लग जाएगी, सारा हीट थोड़े ना, हीट थोड़े ना जमा हो रहा है आपके पास, प्रेस में क्या हीट थोड़े ना जमा होता है, वो तो हीट रेडिएट भी तो होता है। चलिए लिख लिया सबने ना, लास्ट 30 सेकेंड्स जल्दी,
लास्ट 30 सेकेंड्स। देखो कोई मेटल का नहीं होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एलॉयस का होता है, एलॉयस का होता है, ठीक है। मेटलर्जी जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो वहां ज्यादा इसके बारे में पढ़ना होगा, मेटलर्जी में, फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है इसकी। शिखर टॉपिक शुरू किया है अभी, शिखर कहाँ हो, किस दुनिया में रहते हो? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। टंगस्टन का बना होता है मिस्टी, टंगस्टन का, ठीक है। चलिए वो हम लास्ट में एग्जांपल्स देंगे तो हम बताएंगे। अभी आते हैं अपने, अच्छा हमने पढ़ लिया कि चलो कैसे होता है, लेकिन हमारे लिए ये भी पढ़ना जरूरी है कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक कंडक्टर में वोल्टेज लगा दिए V, हमने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है और करंट कितना पास कर रहा है I। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप भी जान सकते हो। ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? दूसरी बात जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये भी बात सही है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, तो हीट ज्यादा होगा। तीसरा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जितने देर तक करंट पास करेगा हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये भी बड़ी बात नहीं है, जितना टाइम तक करंट ज्यादा टाइम तक करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट heat produced heat produced heat produced in a conductor is directly proportional proportional is directly proportional to square of current passing through it, comma, directly proportional to बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड्स का, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर and directly proportional to टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। पहला पॉइंट, हीट जो प्रोड्यूस्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एंड तीसरा पॉइंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर है? तो हेंस फाइनली वी कैन से व्हाट, heat is directly proportional to I square RT। तो heat equals to क्या हो जाएगा? कांस्टेंट I square RT। क्लियर है?
जूल ने इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो जो हीट फाइनली प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी इन अ कंडक्टर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है रिया, एवरीवन, क्या ये पूरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आया क्या? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या क्या है, स्टेटमेंट है, और दूसरा क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर एग्जाम में आ जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो दोनों लिखते हैं हम लोग, सिर्फ एक नहीं लिखते हैं हम लोग, खाली खाली मैथमेटिकली नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आ जाए तो हम लोग पूरा लिखने की कोशिश करते हैं। क्या ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सबको क्लियर है? जूल ने यही कहा कि कैसे हीट प्रोड्यूस होता है, इतना ही क्या। बिल्कुल, एग्जाम में जब भी आए दोनों लिखना होता है, और डायग्राम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को एक्सप्लेनेशन में डायग्राम बहुत बड़ा टूल प्ले करता है, टूल होता है। खासकर बोर्ड से जैसे एग्जाम्स में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एक्स्ट्रा माइल लेके जाने में। याद रखिएगा, एक ही पढ़ाई से आप 90% और 98% नंबर ला सकते हैं, जस्ट इट इज रिलेटेड विद द राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल साहिल, बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट पार्ट चल रहा है, इसमें काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखते हैं आज कितना पढ़ पाते हैं हम लोग। लास्ट 1 मिनट गाइस, लिख लो जल्दी से। साहिल ने हैंड रेज किया। साहिल गो अहेड, पूछिए। सर बोलिए। सर जो पहले बल्ब बनाए थे थॉमस एल्वा एडिशन, जो बल्ब बनाया था अपना, तो बिल्कुल। सर उनका जो बल्ब में सर वो हीट से लाइट देता था। नहीं नहीं, करंट से। सर करंट से लाइट कैसे आता था उसमें? उसमें कुछ होगा ना डिवाइस, उसमें तो ये भी डिवाइस नहीं होगा जिससे बल्ब बढ़ सके। आप बोलो करंट कैसे प्रोवाइड करते थे हम लोग? यस सर, वही। पर उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक का भी पता चल चुका था। बल्ब बहुत बाद की डिस्कवरी है। उस समय तक तो कैसे कैसे करंट 1879 से प्रोड्यूस पहले ही करते बन थे चुका पता था। था। क्या क्या फिर से पूछो सही। 1879 में बल्ब का ये हुआ था, मतलब डिस्कवर्ड हुआ था, उसके पहले ही हाँ करंट का हाँ, सर ये बिल्कुल सब हो बिल्कुल। गया था। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक सब कुछ पहले नोन था। तो सर उसका यूज क्या करते थे वो लोग पहले? अगर बल्ब का यूज नहीं होता था तो उसके पहले वो लोग उसका यूज क्या करते थे, कुछ करंट भी का? यूज नहीं करते थे, कुछ भी यूज नहीं करते थे। जनरली पहले इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन जो है, वो भी अगर मैं बोलूं तो अगर रियल एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो शुरू हुआ है 2000 या 1950 के बाद शुरू हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा, आप लोग मुझे पुश कर रहे हो तो याद रखना, कुल मिला के 2 इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास। एक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है और एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो सीधे करंट को यूज करता है, कंडक्टर्स को यूज करता है। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो सेमी कंडक्टर्स को यूज करता है। अब आप कभी कभी सुने होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स? आपका टीवी। टीवी क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपका। ठीक है, तो ये टीवी किस पे काम करता है? सेमी कंडक्टर पे बेस्ड है और उस पे काम करता है। ठीक है, तो जो ऐसा नहीं है, चीजें डिस्कवर सेमीकंडक्टर पहले भी था, लेकिन उसका एप्लीकेशन अब शुरू हुआ है। ठीक है, इट वाज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। और इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिस्कवर जो हुआ था, वो डिस्कवर हुआ था नेचुरल यानी लाइटनिंग से हुआ था डिस्कवर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
दैट इज पावर। ठीक है, पावर को समझने के पहले मैं थोड़ा अलग जगह आपको अलग टॉपिक बताना चाहूंगा। आपने अभी भी हीट का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, आपने देखा कि मान लीजिए ये V है, ये रेजिस्टेंस R है और करंट क्या हो जा रहा है, I हो जा रहा है। ठीक है, करंट I हो जा रहा है। तो आपने इतना तो आप जानते ही हो कि V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। सीधा सीधा V इक्वल्स टू I इंटू R, ये फॉर्मूला आप सबको पता है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की। H इक्वल्स टू क्या होता है, H इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर RT। क्या इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, I इंटू आई आर इंटू टी? बोलिए, क्या I इंटू आई आर इंटू टी लिख सकते हैं क्या? तो क्या एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या? आई आर को लिख सकते हैं V, तो क्या हो गया, वी आई इंटू टी। तो मेरे पास हीट का एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया, व्हाट, वी आई टी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हीट एनर्जी का वोल्टेज और करंट के टर्म्स में क्या फॉर्मूला आ गया, वी आई टी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब वी आई टी मेरे पास हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वी आई टी में आई के जगह वी बाई आर लगा दूं अगर, तो कितना हो जाएगा, वी इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो मेरे पास हीट का एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अमन हैंड रेस किया है, मैं पूछ रहा हूँ, ले रहा हूँ आपको सवाल। अमन बोलिए। टी मतलब टाइम है, टी मतलब टाइम है। यहाँ पे मैंने लिखा था ना साहिल, अभी लिखा था ना लास्ट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, टी बोले तो क्या, टाइम क्या लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। साहिल, अमन आपने सवाल हैंड रेस किया, पूछिए अमन। सर अदिति, VIT सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। हम बोलिए अमन। VIT कैसे है? मैंने बोला कि ये आई स्क्वायर आर में से क्या आई आर अलग कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक आई को अलग कर दिया, आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई है ना। बोलिए अमन, आई इंटू आर को वी नहीं कह सकते हैं क्या? कहां बात कर रहे हो शिखर, क्या बोल रहे हो? टी मतलब टाइम है, कितने देर तक करंट पास कर रहा है सर्किट में। हीट के फॉर्मूले में हमने क्लियर कट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने कहा था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो टाइम है डायरेक्टली। तो टाइम क्या, आपके हीट के फॉर्मूले में टाइम थोड़ा ना कहीं चला जाएगा। तो H इक्वल्स टू, हमारे पास हीट के 3 फॉर्मूले बन गए। हमारे पास हीट के कुल 3 फॉर्मूले याद रखने चाहिए। याद रखिएगा, हीट के फॉर्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला वाला फॉर्मूला I और R दिया हो तब के लिए है, दूसरा वाला फॉर्मूला जब V और I दिया हो तब के लिए, और तीसरा वाला जब V और R दिया हो तब के लिए है। न्यूमरेटर में है भाई, तुम खुद फॉर्मूला डिराइव करो ना। अपूर्व मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए, एक सवाल आया है, सर हीट एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब इसको अपूर्व समझना हो तो कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, जो हम 11th में जाके थोड़ा बहुत इसके बारे में और 12th में जाके पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, बट स्टिल ये डेफिनेशन बहुत अच्छा यूज नहीं होता है, बिकॉज जा करके सम पार्ट ऑफ एनर्जी लूज भी हो जाती है। ये डायरेक्टली वर्क डन कहना ठीक नहीं है। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको जरूर नोट करें। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज के बाद हीट का 3 फॉर्मूला आपके पास हमेशा रहना चाहिए हीट एनर्जी का। पहला फॉर्मूला H इक्वल्स टू क्या है, I स्क्वायर आर टी। दूसरा फॉर्मूला है VIT, और तीसरा है V स्क्वायर बाई आर टी। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों का प्रॉपर यूज है। शिखर, एक ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला तरीका है, याद रखिएगा, किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी कंडक्टर के थ्रू
वी आई आर 3 चीजें होती हैं, इसमें से कोई भी 2 पता हो तो आप निकाल लोगे। आप वी आई पता हो, आई आर पता हो, वी आर पता हो, तीनों में से कोई भी 2 पता होगा तो आप जो 2 पता है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहला तो फायदा ये है, वी आई पता हो तो वी आई टी यूज कर देंगे, वी आर पता हो तो वी स्क्वायर बाई आर पुट कर देंगे, और आई आर पता हो तो आई स्क्वायर आर टी कर देंगे। क्लियर है क्या? ये पहला यूज है। लेकिन ये थोड़ा सा बचकाना तरीका है जो मैंने आपको बताया। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे सोचना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं पावर की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा पावर क्या होता है। पावर बेसिकली होता है हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट जो होता है आपको भी पता है, यूनिट क्या होता है इसका, वॉट। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर होता है हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम। अंकित, इसको हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कह सकते हैं आप इसको। तो अगर देखें फॉर्मूला कितना इजी हो जाता है। देखो, अगर मैं पावर का फॉर्मूला देखूं तो एक फॉर्मूला मेरे पास कितना हो जाता है, अगर हीट डेवलप्ड बाय टाइम करूं तो एक तो सीधा सीधा आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, टाइम से डिवाइड करेंगे टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक और फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी इंटू आई हो जाएगा। ये ज्यादा याद रखने वाले फॉर्मूले पावर का, वी आई। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या याद रहेगा क्या? पावर के भी 3 फॉर्मूले होंगे, हीट का 3 फॉर्मूला तो पावर का भी 3 फॉर्मूला। क्लियर है क्या? पावर कितना होगा, आई स्क्वायर आर, दूसरा होगा वी इंटू आई, और तीसरा क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। इज इट क्लियर? अब एक सवाल जो पूछा है आपने, एक सवाल आपने पूछा है कि सर कब और कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने पहला बताया कि जब 2 चीजें पता हो तो उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। एग्जांपल देता हूं, आप सोचिए, आप खुद सोचिएगा। ये R1 है और ये R2 है, और मान लीजिए आई करंट पास कर रहा है इस सीरीज में। तो मुझे आप बताओ कि अगर पावर डेवलप्ड अक्रॉस 1 लगाए, अगर हम लोग पावर डेवलप्ड अक्रॉस 1 लगाए, अगर रेजिस्टेंस लगाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए अपने को? तो जो एक सवाल आया मेरे पास पहले, सर पहला क्या है, पहला क्या है मतलब साहिल कौन सा पहला? पहला कुछ नहीं है, तीनों फॉर्मूले इक्वल इंपॉर्टेंस क्या है, हीट बाई टाइम क्या है, और साहिल पावर डेवलप्ड इक्वल टू पावर होता क्या है? क्या क्लास 9th में आपने पावर पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम? साहिल क्या आपने तो भाई पावर वही है, हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, उसको जोड़ करके वो कोई फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है पावर का, वो पावर का एक जनरल फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूले मेरे पावर के 3 होते हैं, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? मैं फिर से अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखते हैं। अच्छा, अपूर्वा पहला पूछा है क्या, पहला क्या पूछ रहे हो, मैं समझा नहीं। फर्स्ट पहला मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो, पहला क्या है? पहला मतलब कि आप एच बाई टी की बात कर रहे हो ना? अच्छा सॉरी, अच्छा समझ गया, आप बोल रहे हो पहला यूज करेंगे। ठीक है समझ गया, मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैं भटक गया। चलिए, तो मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, ठीक है, जिसका जवाब अपूर्वा ने दिया कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, सीरीज में लगा हुआ है, कई करंट जा रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि R1 के क्रॉस पावर कितना होगा, तो क्या कहेंगे, आई स्क्वायर इंटू R1। अगर R2 के क्रॉस पूछेगा तो क्या कहेंगे, आई स्क्वायर इंटू R2। तो सीरीज में कौन सा बेटर है यूज करना? सीरीज में हम लोग आई स्क्वायर आर यूज करना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है, R1 है और R2 है, इस केस में कोई कहे कि कौन सा यूज करना ठीक होगा, तो मैं कहूंगा पैरेलल में लगा हुआ है, और पैरेलल में दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो क्या नहीं कह सकते हैं कि आप वी स्क्वायर अपॉन R1, और इसमें कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन R2। इज इट क्लियर क्या? तो क्या पैरेलल में तीसरा वाला काम ज्यादा नहीं आ जाएगा क्या?
अच्छा मान लो मैं पूछूं कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, अगर मैं बोलूं एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, तो इसके लिए तो कौन सा लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ पावर, या एनर्जी क्या, एनर्जी की जगह पावर लिख देता हूं मैं, पावर। तो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V है, और करंट कितना है, I है, करंट कितना है, I है, तो क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई कह सकते हैं क्या, बोलिए। बिल्कुल, क्या हीट, क्या क्या हम लोग अपने हिसाब से नहीं अंदाजा लगा लेंगे कहाँ कौन सा यूज करना है, बोलिए, क्या अंदाजा लगा लेंगे क्या। सीरीज में हमने I2R1 वाला यूज कर लिया, पैरेलल में V2/R यूज कर लिया, और बैटरी के लिए हमने VI यूज कर लिया। शिखर ने हैंड रेज किया, शिखर गो अहेड। तो सर मतलब कि सीरीज में जो सर पहला फॉर्मूला है वो हमेशा काम ही करेगा कि कभी वो फेल कर सकता है? फेल तो कोई नहीं करेगा, फेल तो कोई फॉर्मूला नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं प्रेफरेबल है कि इसको यूज करें। आप तीनों में से कहीं भी कोई फॉर्मूला यूज करो, कोई फेल नहीं करेगा। एक ही फॉर्मूला का 3 डिफरेंट फॉर्म सही है, एक ही फॉर्मूला को हम 3 तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों फॉर्मूला कहीं भी यूज होगा। देखो आपको हर रजिस्टर में, हर डिवाइस में, हर कंडक्टर में 3 ही चीजें होता है, V I और R। कोई 2 चीज पता चल जाएगा, आप पावर निकाल लोगे, सीधा हिसाब है। कोई 2 चीज मैं आपको दे दूंगा, पावर निकाल लोगे, बस इतना ही हिसाब है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स गो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं, वो है पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस। ठीक है, साहिल एंड्रेस क्या है, साहिल पूछिए। तो पहले से ही पावर दिया होगा तो दिया हुआ है पावर तो, पहले ही से दिया होगा तो क्या करेंगे? दिया हुआ है तो यूज कर लेंगे उसको, मतलब वो कह रहा है कि पावर इतना यूज कर रहा है ना, यस सर। है वो मान लीजिए पावर दे रहा पावर नहीं, पावर दिया हुआ है और आई करंट करंट नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे उसमें? है, कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, पावर इक्वल्स टू लगा लो फॉर्मूला, I2R लगा लो, VI लगा लो। ठीक है, तो आप तो सीधा सवाल पूछ रहे हो ना कि फॉर्मूले में 2 चीज दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। साहिल, साहिल एम आई क्लियर, एम आई क्लियर व्हाट आई एम आस्किंग। साहिल क्या यही पूछना चाह रहे हो ना कि फॉर्मूले में 2 चीज दिया हुआ है, तीसरा कैसे निकालेंगे। यस सर। कॉमन सेंस प्रिवेल्स हियर। ठीक, चलिए, एक पावर का एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है पावर रेटिंग। ठीक है, घर के अंदर आप जितने भी डिवाइसेस लेके आते हो, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, उन सब में अगर आपने देखा होगा, अदिति ने एक सवाल पूछा है, सर एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन के हिसाब से यूज करेंगे अदिति, इट्स नॉट दैट कोई जगह है जहां यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एनर्जी इक्वल्स टू हीट, H इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होगा, फॉर्मूला के हिसाब से ही होगा, तो जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन गलत है। अगर टाइम दिया हो, पावर दिया हो, तो एनर्जी वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो कोई एग्जैक्ट एड्रेस तो दिया नहीं जा सकता कि हर चीज यही यही यूज होगा। सारे फॉर्मूले हर जगह के लिए ओपन है, कहीं भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेबल मैं बता रहा हूं कौन सा होगा। खैर चलो, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं पावर रेटिंग ऑफ ए डिवाइस। घर में कोई भी आप अगर डिवाइस लेके आते हो, तो उस डिवाइस में आप गौर से एक बार जाके देखें ना, उसमें 2 चीज दिया रहता है, एक दिया रहता है वोल्ट और एक दिया रहता है वॉट। कोई भी चीज घर में लेके आओ, आपके घर में आपको दिखेगा कि उसमें वोल्ट और वॉट दिया रहता है। ठीक, इसका क्या मतलब है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। उसको कहते हैं रेटिंग। हर डिवाइस का अपना वोल्ट और वॉट दिया होता है। तो क्या होता है कि घर में मान लो बल्ब लेके आए, तो बल्ब लेके आए, तो बल्ब में हमने क्या देखा कि दिया हुआ है कि 25 वॉट और 220 वोल्ट। मान लो एक बल्ब लेके आए, कुछ ऐसा दिया हुआ है रेटिंग। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, या सिंपल कह सकते हैं व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड at 220 volt, then power developed is 25 watt। ठीक बात, मतलब कि अगर आप 220 वोल्ट लगाएंगे वोल्टेज, तब वो 25 वाट का पावर देगा। हम क्या सोचते हैं,
अच्छा 25 वाट का बल्ब है तो पावर कितना दे रहा होगा? 25 वाट दे रहा होगा। अच्छा 100 वाट का बल्ब है तो पावर कितना दे रहा होगा? 100 वाट। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो लिखा हुआ है उसके रीडिंग में कि अगर आप 220 वोल्ट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब ही 25 वाट वो प्रोड्यूस करेगा। ये एक तरीके का यूनिटरी मेथड है। वोल्टेज कम तो पावर कम, वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन 220 वोल्ट पे आपको 25 वाट देगा। तो कोई पूछेगा मेरे से कि 30 वाट के लिए क्या करेंगे, तो 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देंगे। अगर मेरे को कोई पूछे कि 15 वाट के लिए क्या करेंगे, तो उसी बल्ब को कम वोल्टेज पे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है क्या? हर डिवाइस पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है। वो कहता है कि इतने वोल्ट पे इतने पावर मिलेगा, ये नहीं कहता कि इतने वोल्ट पे ही बस वो काम करेगा। वो कहता है कि 220 वोल्ट अगर लगा दोगे, 220 वोल्ट लगा दोगे तो इतना पावर प्रोड्यूस होगा। मैं साहिल, आपने एक सवाल पूछा है, मैं इस सवाल के बदले में आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1 केजी में कितना मीटर होता है? 1 केजी में कितना मीटर होता है साहिल? माई क्वेश्चन टू यू, 1 केजी में कितना मीटर होता है? शिखर रुक जाओ। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं साहिल कि 1 वोल्ट में कितना वाट कैसे पूछ सकते हो आप? वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है। हाउ यू आर आस्किंग कि 1 कितना वाट होता है? मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछना चाहते हो साहिल। आप पूछना चाहते हो कि सर यूनिटरी मेथड से हम क्या 1 वोल्ट में कितना वाट प्रोड्यूस होगा ये निकाल सकते हैं क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग और इफ यू इंटेंड टू आस्क दिस क्वेश्चन साहिल। साहिल ने बोला कि सर 1 वोल्ट में कितना वाट, यूनिटरी मेथड है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे याद रखिए, अच्छा एक चीज और, शिखर आपने बोला ये मिनिमम रीडिंग है, बिल्कुल नहीं। याद रखिए ना मिनिमम रीडिंग है ना ये मैक्सिमम रीडिंग है, ना ये मिनिमम रीडिंग है ना ये मैक्सिमम रीडिंग है। ये बस एक वैल्यू दी गई है कि इतने वोल्ट पे इतना वाट मिलेगा, आप अपने हिसाब से यूज कर लो इसको। ठीक है, हाँ एक डिवाइस का एक रीडिंग होता है, हर बल्ब का एक कैपेसिटी होता है कि मान लो 30 वाट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, 35 वाट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो इसका ख्याल हमें रखना पड़ता है। लेकिन ये क्या रेटिंग क्या बताता है? रेटिंग बताता है इतना वोल्ट पे इतना पावर। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इससे हमको क्या मिला? हमको इससे इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये देखिएगा, अगर एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो क्या आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी नहीं कह सकते हम लोग? बोलिए, क्या आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी नहीं कह सकते हैं? तो क्या हम इस बल्ब का अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहें अगर, तो रेटिंग से नहीं निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस कितना होगा? वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना होगा? 220 का होल स्क्वायर बाई 25। बोलिए, हो सकता है क्या? बोलिए, क्या हम लोग कह सकते हैं 220 का होल स्क्वायर बाई 25? क्या आप लोग रेजिस्टेंस निकाल लोगे? अगर आपको पावर रेटिंग दे दी जाए तो क्या आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे? बोलिए। याद रखिएगा, पावर रेटिंग किसी घर के जितने डिवाइस हैं आपके, हर डिवाइस का आप पावर रेटिंग निकाल सकते हो। पावर रेटिंग दिया हुआ है और पावर रेटिंग से आप अपने टीवी का भी, फ्रिज का भी, सबका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यही खासियत है रेटिंग का। ये 11th-12th में जाने के बाद भी अपने को इस रेटिंग का मतलब समझ में नहीं आता है। क्या कहना चाहता है? इस रेटिंग का मतलब क्या है? इस रेटिंग का साधारण सा मतलब है इतना वोल्ट पे इतना वाट। ये नहीं कह रहा है कि 25 वाट बल्ब प्रोड्यूस करेगा। हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये बल्ब 25 वाट का है, 25 वाट देगा। नहीं, ये 220 वोल्ट लगाओगे तब 25 वाट देगा। क्या ये क्लियर है सबको? वोल्टेज कम पावर कम, वोल्टेज ज्यादा पावर ज्यादा। क्या सबको पावर रेटिंग का मतलब क्लियर है क्या? शिखर ने पूछा कि सर जो घर में बल्ब लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? शिखर निकाल सकते हो, लेकिन उस पर लिखा हुआ नहीं होगा। आप उसके डब्बे पे चेक करो, बल्ब निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसके डब्बे पे चेक करो कितना वोल्ट और कितना पावर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट गिव मी 30 सेकेंड्स, मुझे 30 सेकंड का टाइम
चलो मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब की मैं रेटिंग देखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें बल्ब में रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट पे 9 वाट। ठीक है, 220 वोल्ट पे 9 वाट। क्लियर है क्या? पावर दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। क्या निकाल लोगे इससे? बोलिए, क्या इससे आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे? गुड। एंड द क्लास, लेट्स गो टू द टुवर्ड्स द एंड। हम आज क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, काफी लेट हो गया, बट अगले दिन हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को भी एंड करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है आपके लिए, लेकिन आप एडवांस क्वेश्चन वगैरह सब बना लो, अब सब बन जाएगा आपसे। हम इसको अगले क्लास है उसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करके चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन स्लाइड्स में क्वेश्चन है, आप ट्राई करना चाहो तो करना। अगले दिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगले दिन हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। शिखर, क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं मिल सकता है? क्वेश्चन बैंक क्या एग्जाम आइडिया वगैरह या आपके एबीसी वगैरह कुछ बुक है क्या? आप लोग कौन सा बुक चलता है? आप लोग एवरग्रीन यूज करते हो न्यूमेरिकल्स के लिए? एससी वर्मा 10th में न्यूमेरिकल्स होता है, पेयरसन होता है, बहुत सी बुक्स हैं आप लोग के लिए तो क्लास 10 में। ठीक है, एस शांत की बुक्स है आप लोग के पास, बिल्कुल सही, लीव कर सकते हो। शिखर, मैं ऑनलाइन खोज के देता हूँ। शिखर, मैं ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई बुक निकाल के देता हूँ। ठीक है, गिव मी 2 to 3 days. We'll try to find out. We'll try to find out and try to provide you. ठीक है, चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सबको, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय। लेट्स सी, देखते हैं अखिलेश जो अपने पास मिलता है। श्योर विल प्रोवाइड ऑन योर ग्रुप। ठीक, चलो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।